स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। साल 1977 में 1977 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, थ्रिलर फिल्म थी, नाम था टेलीफोन। इस फिल्म के अंदर एक KGB एजेंट सिर्फ फोन पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रसिद्ध कविता पढ़कर, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, सिर्फ ये कविता पढ़कर अपने स्लीपर सेल्स को, एजेंट्स को हिप्नोटाइज करता था और उसके बाद वो स्लीपर सेल्स, वो एजेंट्स जाके US के अलग अलग शहरों में बॉम्ब प्लांट करते थे, एक्सप्लोसिव्स को प्लांट करते थे। अब ये एक कविता थी, ये एक फिल्म थी, लेकिन इस पूरे दृश्य को हकीकत में देखा है भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, जब उनके सामने एक ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज आके खड़ा हो गया था जिसका नाम था द कराची प्रोजेक्ट। क्या था ये द कराची प्रोजेक्ट, आज आपको पता चलने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब एक आतंकी हमला भारत पे होता है, या अभी तक जितने भी आतंकी हमले भारत पे हुए हैं, उनमें कोई ना कोई एक आतंकी होता है, एक आतंकवादी होता है। उस आतंकवादी का एक हैंडलर होता है, उस हैंडलर का एक मास्टरमाइंड होता है जो कि उस पूरे अटैक को जिसने प्लान किया होता है, स्ट्रेटेजाइज किया होता है। उस मास्टरमाइंड का एक आतंकी संगठन होता है, उस आतंकी संगठन का एक चीफ होता है। लेकिन जितने भी हमले भारत पर हुए हैं, इन सभी को अगर आप मिला ले तो यहाँ पे इन सब की एक लिंक जो है वो लास्ट में जाके जुड़ती थी द कराची प्रोजेक्ट से। तो आखिर क्या था ये द कराची प्रोजेक्ट, ये आपको बताने वाले हैं। कैसे पाकिस्तान की आर्मी, ISI, लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हुजी ने इस जॉइंट डेडली वेंचर को, या कहें कि इस पूरे डेडली जॉइंट ऑपरेशन को, प्रोजेक्ट को बनाया था, ये आज आपको पता चलेगा। साथ ही साथ पता चलेगा कि कैसे भारत के अंदर ही भारतीय नागरिकों को यूज़ करके टेरर फैलाया जाता था, कैसे ये स्लीपर सेल्स की तरह यहाँ काम करते थे, ट्रेन जिहादी स्लीपर सेल की तरह इन्फिल्ट्रेट करते थे भारत में, कैसे वेट करते थे सेम उस फिल्म की तरह एक सिग्नल का, और उस सिग्नल के बाद ही आते ही, उसके मिलते ही अलग अलग जगह भारत के अलग अलग शहरों में बॉम्ब प्लांट करते थे, जिससे बड़े बड़े अटैक हुए भारत में। ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर फॉरवर्ड सेक्शन 23 क्या था, कैसे फॉरवर्ड सेक्शन 23 को जब बंद करना पड़ा पाकिस्तान को, तो उसके बाद किस तरह से कराची प्रोजेक्ट को बनाया गया, कैसे कराची प्रोजेक्ट का फाइनली खुलासा हुआ एक इंटेरोगेशन के दौरान। सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी, पता चलेंगी। देखिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल 2001 से शुरुआत होती है। 9/11 के हमले के पहले वेस्टर्न वर्ल्ड पर जो टेररिज्म का इम्पैक्ट था वो नेग्लिजिबल था एक तरह से। कभी पाकिस्तान ने US के ऊपर, या ये कहें आतंकवादी संगठनों ने अमेरिका के ऊपर उस तरह के बड़े हमले नहीं किए थे। लेकिन 9/11 के बाद से, 9/11 के बाद से ये सारी चीज़ें बदल गई थी। यहाँ पे इसके पहले देखा यह जाता था कि US पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करता था इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में। रिलेशन जो था इन दोनों देशों का वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल अलग होता था। और अमेरिका ने ये ओपनली एडमिट भी किया था कि उन्होंने ISI को हेविली फंड किया था इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए। यहाँ पे जनरल डेविड पेट्रेस ने कांग्रेस कमेटी में ये कहा था इसी दौरान में 2001-2002 के आसपास में कि लेट्स रिमेंबर दैट वी फंडेड द ISI टू बिल्ड दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे वर द मुजाहिदीन्स एंड हेल्पिंग टू एक्सपेल द सोवियट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, कि हमने अफगानिस्तान में सोवियट्स को निकालने के लिए इन मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया, और बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ग्लोबल टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी बन गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ US ने खुद एडमिट की थी। लेकिन ये सब कब बदला? 11 सितंबर 2001, 9/11 के हमले के नाम से, जैसे आप जानते हैं, US पे सबसे बड़ा हमला हुआ था। यहाँ जब ये हमला हुआ अलकायदा के द्वारा, उसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया, तो US ने अपनी पूरी जो पॉलिसी थी उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया, पूरी तरह से उलट दिया था। एक्शन यहाँ पे लेना शुरू होते हैं अमेरिका के द्वारा। उस समय प्रेसिडेंट बुश थे अमेरिका में। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के उस समय के मिलिट्री जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यह आदेश दिया, इनफैक्ट ये अल्टीमेटम दिया कि सारे के सारे ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं टेररिज्म के, टेरर के, इन सारे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करो और ISI को ये सख्त हिदायत दो, उसको ये बताओ कि अब उसे टेरर को प्रमोट नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है। यहाँ मुशर्रफ के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था, क्योंकि अभी तक ये लोग एक प्लान, एक प्रोजेक्ट चला रहे थे जिसका नाम था फॉरवर्ड सेक्शन 23। मुशर्रफ ने एक बड़ा डिसीजन लिया, उसे लेना पड़ा। POK में ISI का एक जो ऑपरेशनल यूनिट था जिसको कहते थे फॉरवर्ड सेक्शन 23, एक इस तरह की यूनिट थी है जहाँ पे ISI ने सारे ट्रेनिंग कैंप्स, टेरर ट्रेनिंग कैंप्स जो थे वो बना के रखे थे। लड़कों को यहाँ पे ला के जिहादी बनाया जाता था, आतंकवादी बनाया जाता था।
फंडिंग सारी यहीं आती थी, सेफ हाउसेज यहाँ पे थे, टॉप मिलिटेंट जो थे वो यहाँ पे रहते थे, आतंकवादी लीडर्स यहाँ पे रहते थे, रिक्रूटमेंट यहीं से चलता था। और जम्मू कश्मीर में कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है, ये इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी यहीं फॉरवर्ड सेक्शन 23 से ही चलाए जाते थे पीओके में। तो ये एक पूरा प्लान था। जब भी आप कभी ये केसेस सुनते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन करते थे, ये लोग आते थे, अटैक करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सब एक प्लान का हिस्सा था जिसको उस समय कहा जाता था फॉरवर्ड सेक्शन 23। तो इसी के तहत ये यहाँ पे लगातार जो भारत विरोधी गतिविधियाँ थी वो करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जब यूएस के हैवी प्रेशर के चलते 2001 से 2002 के बीच में फॉरवर्ड सेक्शन 23 को बंद किया जाता है, मुशर्रफ ने मजबूरन इसे बंद किया, तो अब पीओके से ये सारे के सारे ऑपरेशन शिफ्ट करने थे। ये सारे ऑपरेशन चुपचाप पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया, पाकिस्तान ने इसे शिफ्ट किया। आईएसआई के टॉप ऑफिसर्स, टॉप मिलिटेंट लीडर्स, टेररिस्ट, इन सभी को और साथ में अपना ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अब पाकिस्तान ने पीओके से शिफ्ट किया कराची में। कराची एक इस तरह की जगह थी उस समय जहाँ पे अंडरवर्ल्ड के कई सारे लोग थे, स्मगलिंग्स वहाँ पे होती थी, फंडिंग प्रॉपर्ली आ सकती थी, इलीगल धंधे काफ़ी सारे चलते थे। तो इस वजह से कराची को यहाँ चुना जाता है। कराची में इन लोगों ने अपना 2002 से 2003 के बीच में ये पूरा बेस बनाया। एक बार फिर से फॉरवर्ड सेक्शन 23 खत्म हो चुका था, लेकिन अब ये एक नए प्लान को बनाने के लिए प्रोसेस में लगे हुए थे। यहाँ पे आईएसआई ने एक नया हेडक्वार्टर अपना बनाया कराची के अंदर, और यहीं पर लेट 2003 के अंदर इसे एक नाम दिया जाता है द कराची प्रोजेक्ट। जब ये कराची प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इसको इनिशियल अप्रूवल उस समय पर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद जब उनकी पावर ख़त्म हुई, इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहता है बिना सिविलियन गवर्नमेंट के पाकिस्तान के अंदर उनकी नॉलेज में आए हुए। यहाँ पे उनके बिना किसी अप्रूवल के आईएसआई इसको लगातार अभी भी कंटिन्यू रख रही थी। और ये यहाँ पे दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान में आईएसआई जो है वो स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह काम करती है। एक पावर अलग ही, अपनी सरकार से अलग एक पावर आईएसआई की वहाँ पे रहती है। ये चीज़ यहाँ पे 2003 की बात है, आप ये देखिए, और आज तक यही दृश्य पाकिस्तान के अंदर चलता हुआ आ रहा है। खैर, ये प्रोजेक्ट जो था, इसका नाम क्यों कराची के नाम पर रखा गया था, कराची प्रोजेक्ट इसको क्यों नाम दिया गया था, इसके बड़े कारण तो यही थे कि इलीगल धंधे कराची के अंदर ज़ोरों पर चल रहे थे उस समय पर। स्मगलिंग, हर तरह की स्मगलिंग होती थी। आर्म नेटवर्क है, आर्म इलीगल आर्म्स हैं, एमिनेशंस हैं, इनको लाना आना जाना ये सब कराची से ही लगातार चलता था। साथ ही साथ में जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जब दुबई से भागा है तो सीधा कराची ही उसको लाए थे। टाइगर मेमन जिसने 1993 के ब्लास्ट कराए थे दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर, ये सभी भारत के जो फ्यूजिटिव्स थे, भगोड़े थे, ये सब पाकिस्तान में कराची में ही जाके रहते थे। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट को चलाना एक सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान की आईएसआई की। कैसे, ये आपको अब पता चलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक बेस जो था द कराची प्रोजेक्ट का, ये बनने लगा था। अच्छा, इसी सेम टाइम पर 2003 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुआ करते थे पाकिस्तान के, सैयद सलीम शहजाद। उन्होंने एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट को एक्सपोज किया था। उन्होंने ये रिपोर्ट सामने रखी थी जिसमें ये रिवील किया गया कि अभी से पहले, इस समय से पहले तक जिहादी ग्रुप्स जो थे वो एक्चुअली पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में लगातार पाकिस्तान में काम करते थे। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन सेल जो था वो लगातार काम करता था इन जिहादियों को बनाने के लिए, जिसमें पाकिस्तान और एफबीआई के लोग भी हुआ करते थे। उन लोगों के द्वारा ये हेडेड था, वो इसमें हेड हुआ करते थे। मिलिटेंट यूनिट कमांडर्स जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को रिपोर्ट किया करते थे, यानी जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को रिपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की मिलिट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व थी जम्मू कश्मीर के अंदर में इंसर्जेंसी को इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें लगातार फंडिंग उसको देने के लिए इंसर्जेंसी को यहाँ से ये लोग सपोर्ट किया करते थे। और ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट जो थे ये सभी कुछ मिलिट्री चैनल्स के द्वारा किया जाता था। फंडिंग जो थी वो मिलिट्री चैनल्स से आती थी। फुली पाकिस्तान मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व थी और यूएस को सारी जानकारी थी। इसके बाद भी यूएस ने कोई एक्शन नहीं लिया। खैर, ये पहले की रिपोर्ट थी, क्योंकि 2001 के बाद यूएस के एक्शन के बाद ही फॉरवर्ड सेक्शन 23 को बंद किया गया। और ये सब जो सैयद शहजाद ने लिखा था, उन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, ये फॉरवर्ड सेक्शन 23 के मायने से ही लिखा गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब फॉरवर्ड सेक्शन 23 बंद हुआ। किस तरह बंद हुआ आपको बताया। अब ये लोग बना रहे थे द कराची प्रोजेक्ट। इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो था मेजर अब्दुर रहमान हाशिम। मेजर अब्दुर रहमान हाशिम दरअसल 40 साल का एक आर्मी ऑफिसर 6th बलूच रेजिमेंट से आता था। 2003 में उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया पाकिस्तान फौज से। अचानक रिटायरमेंट लेने के बाद सीधा लश्कर तैयबा को ज्वाइन करता है इसी समय पर 2003 में, जब कराची प्रोजेक्ट बन रहा था। और लश्कर तैयबा ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे मिलिट्री इंस्ट्रक्टर की तरह उसने काम किया, आइडलॉग की तरह काम किया।
उसके अलकायदा के साथ में बहुत ही गहरे संबंध थे। बताया जाता है इलियास कश्मीरी के साथ में, जो कि नंबर 2 बनाए ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का, इलियास कश्मीरी के साथ उसके संबंध थे। इनफैक्ट इलियास की वजह से ही वो ओसामा से भी जाके मिला था, ये जो पाकिस्तान आर्मी का मेजर रहमान हुआ करता था। ये मल्टीपल विजिट उसने किए थे उस समय, उस दौरान में अफगानिस्तान के, जब ओसामा वहाँ पे था और वहाँ पे जाके उससे मिला। हाशिम ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था जुंद उल फिदा, यानी कि आर्मी ऑफ फिदाइन, और ये उसे जो इस ग्रुप को बनाने का एक आदेश था वो ओसामा बिन लादेन की तरफ से ही मिला था। ओसामा ने ही इस ग्रुप का नाम जो था उसको अप्रूव किया था। तो ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के बारे में, इस मेजर रहमान के बारे में हमने आपको बताई, जो कि बेस, जिसका कराची प्रोजेक्ट का जो बेस है वो इसी शख्स ने बनाया है। तो कुल मिला के बात ये थी कि मेजर रहमान जो था वो इस पूरे द कराची प्रोजेक्ट को शुरुआत से लीड करने वाला था। कराची प्रोजेक्ट की बुनियाद जो थी वो रख चुकी थी, इसका लीडर बन चुका था मेजर रहमान, लेकिन अब बाकी और लोग इसमें जुड़ना शुरू होते हैं। देखिए वही समय था साल 2003 का, जब कराची में एक नया क्रिमिनल नेक्सस बनना शुरू होता है। ये क्रिमिनल नेक्सस उन आतंकियों का, उन क्रिमिनल्स का हुआ करता था जो कि भारत से भागे हुए लोग थे, भागे हुए आरोपी थे, किसी न किसी बड़े ब्लास्ट में या किसी बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रहने वाले लोग। तो इस तरह के जो फ्यूजिटिव्स थे उनको लश्कर तैयबा और आईएसआई ने शेल्टर देने, सेफ शेल्टर देने, प्रोवाइड करने शुरू कर रही है किए कराची के अंदर। अब ये जो लोग थे, इसमें दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन के नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन इसके अलावा आमिर रज़ा खान कोलकाता से भागा हुआ साल 2002 में यूएस काउंसलेट में जो अटैक हुआ था उसमें इन्वॉल्व था। ज़कीउर रहमान लकवी ने इसे हैंडपिक किया था, इसे रिक्रूट किया था, इसे कराची में एक सेफ शेल्टर दिया गया। बाद में ये फाउंडर बना, वन ऑफ द फाउंडर इंडियन मुजाहिदीन का, उसमें भी शामिल रहा। कोलकाता की ज्योग्राफी, कोलकाता की टोपोग्राफी, पुलिस नेटवर्क्स, इन सब के बारे में इंटेल देता था उस समय उन आतंकवादी संगठनों को, तो इसको कराची प्रोजेक्ट में लिया गया। इसके अलावा याकूब खान AK रसूल पार्टी, याकूब खान भारत में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ, अब्दुल लतीफ़, उसका बहुत ही क्लोज एड हुआ करता था। गुजरात की इसको बहुत गहरी नॉलेज हुआ करती थी, गुजरात पुलिस में वांटेड भी था, और कराची में जाके इसने भी अपने इसी तरह से कराची प्रोजेक्ट के अंदर बेस होने के बाद में, शामिल होने के बाद में, जितने भी इसके कनेक्शंस थे उनकी खबरें जो थी वो इस कराची प्रोजेक्ट के इन आकाओं को, इन आतंकवादियों को देनी शुरू की। इनके अलावा आगे जाके इसमें जुड़े इस कराची प्रोजेक्ट में रियाज भटकल और इकबाल भटकल, वो दोनों भटकल ब्रदर्स जो कि इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर्स थे। इन दोनों ने 2006 से लेकर आप देखिए 2012 तक सबसे बड़े आतंकी हमले जो भारत में हुए हैं वो इन्हीं दोनों के द्वारा किए गए, ये भी कराची प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके थे। इसके अलावा मुफ्ती सूफियान पतंगिया के बारे में आपको बताया जाए, गुजरात के एक बहुत बड़े मंत्री रहे थे हरेन पांड्या साहब, उनका एक मर्डर हुआ था, उनका जब मर्डर हुआ 2003 में, उसमें ये मेन अक्यूज था मुफ्ती सूफियान पतंगिया। पाकिस्तान में यूथ रेडिकलाइजेशन कैसे किया जाए, भारतीय लड़कों को लाके उनको कैसे ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया जाए, जिहादी बनाया जाए, ये सब कुछ चीज़ें पतंगिया यहाँ पे करता था कराची प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको भी सेफ शेल्टर दिया हुआ था, ये भी भागा था भारत से। इसके अलावा कयामुद्दीन जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, इंडियन मुजाहिदीन से कनेक्टेड था, गुजरात बॉम्बिंग्स में ये भी अक्यूज था, तो ये भी यहाँ पे इसको सेफ शेल्टर दिया गया, और ऐसे लोगों को मिला के कराची प्रोजेक्ट की बुनियाद जो थी वो पूरी तरह से रख दी गई थी, उसे मजबूत करने लगा था पाकिस्तान के आईएसआई, लश्कर तैयबा और हुजी। अब जब लोग भी तैयार हो गए और लोग शामिल हो चुके थे कराची प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसके बाद पाकिस्तान ने सीक्रेट कैंप्स बनाए। साल 2003 से 4 की ये दरमियानी बात बताई जाती है, जब आईएसआई ने बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज़ में, स्पेसिफिकली ईरान बॉर्डर्स के पास में, यहाँ पे कई सारे सीक्रेट कैंप्स बनाए। इन सीक्रेट कैंप्स में ही इंडियन रिक्रूट्स को लाया जाता था। देखिए मेन जो एक स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की वो ये थी कि पाकिस्तान का सामने नाम ही ना आए। इसे खुफिया एजेंसीज़ की भाषा में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान का नाम ना आए, अटैक भी हो जाए, और अटैक में जो लोग यूज़ किए गए हैं वो उसी देश के हों जिस देश में वो अटैक किया गया है। यानी भारत में अटैक हो रहा है तो भारतीय नागरिकों को ही यूज़ करके, उन लड़कों को यूज़ करके जिहादी बना के अटैक भारत में कराया जाए, जिससे लगे कि ये लोकल टेररिज्म है, लोकल नेटवर्क्स हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान की इसमें कोई संदिग्धता है नहीं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी। तो इसी वजह से उन इंडियन रिक्रूट्स को लाने के लिए यहाँ बलूचिस्तान के पास रिमोट एरियाज़ में कुछ ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जाते हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर IED एक्सप्लोसिव कैसे बनाना है इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती थी इसकी। और मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे बहुत ही छोटे ग्रुप्स में लोगों को लाया जाता था।
सिर्फ 4 से 5 लड़के या 5 से 6 लड़के इस तरह से यहाँ पे लाए जाते थे। उन्हें कोई भी फायर आर्म नहीं दिया जाता था, कोई भी बंदूक नहीं दी जाती थी, गन्स नहीं दी जाती थी, आर्म्स की ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं कराई जाती थी। यहाँ सिर्फ एक्सप्लोसिव कैसे बनाना है, और बड़ी बात यह कि केमिकल्स को, जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उनको यूज़ करके कैसे एक बॉम्ब को बनाया जाता है, ये ट्रेनिंग उन्हें यहाँ पे दी जाती थी। यहाँ पे भारत में वो जाके बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और उसके बाद उनके ऊपर शक भी ना हो, इसके लिए कुछ और तरीके यूज़ किए जाते थे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के द्वारा, आईएसआई के द्वारा। क्या किया जाता था? पहली चीज़ तो उन्हें कोई भी फायर आर्म की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। दूसरी चीज़, कोई मैंडेटरी नमाज नहीं थी कि नमाज आपको इतने टाइम करनी ही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। कैरम और टीवी देखने के लिए, कैरम खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता था, जिससे कि वो लोग अपने रूटीन में इस चीज़ को सीखें। जब भारत जाएंगे अटैक करने के लिए, तब भी प्रॉपरली इस फोकस के साथ में ना रहें, या फिर ऐसे ऐसे शक उनके ऊपर ना हो, कुछ संदिग्ध वो ना लगें। तो यहाँ उन्हें कई सारी सहूलतें दी जाती थी। जो ट्रेनर्स हुआ करते थे वो सिविलियन क्लोथ्स में घूमा करते थे, वो किसी भी यूनिफॉर्म में नहीं हुआ करते, जबकि वो सारे के सारे ट्रेनर पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर्स होते थे, पैरामिलिट्री के, पाकिस्तान के। ये सारे ऐसे ऑफिसर्स हुआ करते थे ताकि रिक्रूट्स जो हैं वो भारत के अंदर जाके ईजिली ब्लेंड हो सकें, उनके ऊपर कोई शक ना हो। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी जो चीज़ें थी, वो यहाँ पे अप्लाई की जाती थी इन ट्रेनिंग कैंप्स में। अच्छा, इसके अलावा आंकड़ा जो बताया जाता है कि हर साल इन्हीं ट्रेनिंग कैंप से 40 से 50 ऐसे जिहादी हुआ करते थे, ट्रेंड आतंकवादी, जो इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ भारत के अलग अलग शहरों में आते थे, स्लीपर सेल्स बन के इसके बाद यहीं पे रहने लगते थे। जब उन्हें एक फ़ोन जाता था तो वो एक्टिव होते थे और किसी एक शहर में जाके धमाका करते थे। तो ये था ओवरऑल पूरा कराची प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया आईएसआई के द्वारा, इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा। और इसके सबूत भी मिले। किस तरह से सबूत मिलते हैं कि अलग अलग अटैक जब भारत में होना शुरू हुए, उनमें जो आतंकवादी पकड़े गए, उनमें से 12 ऐसे आतंकवादी थे जिनके कन्फेशंस जब रिकॉर्ड हुए तो उन्होंने ये बताई हैं चीज़ें। उसके बाद में ये पूरे कराची प्रोजेक्ट का खुलासा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे जो डॉट्स थी वो कनेक्ट होती गई। कराची प्रोजेक्ट का एक कन्फेशन एक आतंकवादी का ये था, उसने कहा कि हम 4 लोग थे, हम 4 लोगों को कराची से करीबन 9 घंटे तक एक कवर्ड ट्रक के अंदर बिठाकर ड्राइव करके ले जाया गया। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी और जब हम उतरे उस रीजन में, उस इलाके में, हम जब वहाँ पहुँचे तो हमारे सामने 4 सिविल ड्रेस में इंस्ट्रक्टर्स खड़े थे, पाकिस्तान आर्मी के वो लोग थे, उनके साथ में कुछ संतरीज भी थे। और 1 महीने की ट्रेनिंग में हमें सिर्फ केमिकल और जो लोकली इस्तेमाल किया जाने वाला, लोकली इजीली अवेलेबल जो मटेरियल है, उससे आईईडी को बनाने का जो ट्रेनिंग थी वो हमें यहाँ पे दी गई। हमने कभी भी कैंप की जो लोकेशन थी उसको, उसकी एक तरह से वो किस जगह पड़ता है, ये इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। ये सारी चीज़ें थी जो कि कन्फेशंस में भी बाद में आई और तब जाके पता चला, एक्सपोज हुआ कराची प्रोजेक्ट। खैर, प्रॉपर्ली कैसे दुनिया के सामने कराची प्रोजेक्ट का नाम आया, ये आपको आगे इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। अब आप ये देखिए कि ये साल जो चल रहे हैं 2003 से 4 और 5, ये वही समय था कराची प्रोजेक्ट का, ये वही टाइम था जिसके लिए इसे पाकिस्तान की आईएसआई ने, इन आतंकी संगठनों ने बनाया था। दरअसल ये वो समय था भारत में एक तरफ जब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, को बैन किया गया। सिमी के बैन होने के 2 से 3 साल के अंदर ही इंडियन मुजाहिदीन को बना दिया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन कैसे बना? ये कराची प्रोजेक्ट की ही एक तरह से विंग, आप इसको कह लीजिए, एक उसका एग्जीक्यूशन व्हीकल कह लीजिए, कि प्लान होता था कराची प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर रहा था भारत में इंडियन मुजाहिदीन। तो इंडियन मुजाहिदीन को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। एक्सटर्नल टेरर ग्रुप्स जो अलग अलग आप देख लीजिए, हुजी को देख लीजिए या फिर लश्कर तैयबा को देख लीजिए, ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बताते हैं कि इनके डायरेक्ट लिंक से, सपोर्ट से इंडियन मुजाहिदीन को बनाया है। लेकिन असल जो बात है वो अब आपको समझ आ चुकी होगी। जो स्ट्रैटेजी थी वो पहले ही 2003 से बनानी शुरू कर दी गई थी कराची प्रोजेक्ट के नाम से। इंडियन मुजाहिदीन कराची प्रोजेक्ट का सबसे क्रूशियल पार्ट रहा, क्योंकि यहाँ पे कराची प्रोजेक्ट जिसलिए बनाया गया था, अब वो उसको एग्जीक्यूट उसी तरह से कर सकते थे। पाकिस्तान का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब यहाँ पे नहीं आता। ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो थी, जो कोर स्ट्रैटेजी थी, वो यही थी कि जो भी मुस्लिम यूथ है इस तरह का जो अफेक्ट हो सकता है, उसे आइडेंटिफाई करना है। कम्युनल राइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट जिस भी जगह पे हैं वहाँ से ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करना है, मार्जिनलाइजेशन जहाँ पे है वहाँ से आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद इन्हें प्रोपेगेंडा वीडियोस दिखाकर, गुजरात राइट्स की, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की, इस तरह की वीडियोस दिखाते थे ये लोग। इंडोक्ट्रिनेशन इस तरह से उनका करते थे। और अलग अलग जगह रिक्रूटमेंट्स होती थी। कई रिक्रूटमेंट भारत में हुई, कई पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। इनके अलग अलग टच पॉइंट्स थे, मल्टीपल टच पॉइंट्स पर काम करते थे। और इसके बाद में फाइनली पाकिस्तान इन ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा जाता था जो आईएसआई के द्वारा बनाए गए थे। वहाँ पे बॉम्ब मेकिंग सिर्फ 1 महीने के अंदर सिखाई जाती थी, ऑपरेशनल ट्रेड क्राफ्ट सिखाया जाता था, और उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता था भारत, स्लीपर सेल्स बनाकर।
स्पेसिफिक सिटीज़ में उनके इन्फिल्ट्रेशन कराए जाते थे, लोकल रिसोर्स को यूज़ कैसे करते हैं एक्सप्लोसिव्स को बनाने में ये बताया जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान इन लोगों से अटैक कराता था अपनी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी को मेंटेन करते हुए कि ये लोकल टेररिज्म है, पाकिस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं है। कराची प्रोजेक्ट का भारत पर सबसे पहला जो हमला था उसे बताया जाता है रिपोर्ट्स में 28 जुलाई 2005 का हमला। दरअसल इस दिन क्या हुआ था, पटना से दिल्ली आ रही एक ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस, उस ट्रेन के एक कोच में टॉयलेट के पास में एक बैग रखा हुआ था और इस बैग में था आईईडी। ये आईडी एक्सप्लोसिव यहाँ पे रखा गया था। शाम के करीबन 5:15 पर 5:15 के आसपास में ये बॉम्ब जो था वो ब्लास्ट होता है श्रमजीवी एक्सप्रेस में। 10 लोगों की यहाँ पे जान गई थी, 79 लोग जो थे वो यहाँ इंजर्ड हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक था। इसे पहला अटैक कराची प्रोजेक्ट का बताया जाता है जो पाकिस्तान ने कराया भारत के ऊपर। इसके बाद खैर इसे बताया जाता है कि ये सबसे पहला अटैक था, लेकिन इसके पहले भी जो बाद में लिंक मिले हैं उनसे एक अटैक जो था उसका नाम सामने आता है और ये बताया जाता है ये अटैक हुआ था 17 नवंबर को 2004 में। 17 नवंबर 2004 को एक आतंकवादी था जिसको ट्रेन किया गया था मेजर अब्दुल रहमान हाशिम के द्वारा, वही अब्दुल रहमान हाशिम जिसने नींव रखी थी कराची प्रोजेक्ट की, उसके द्वारा इस आतंकी को ट्रेन किया गया था। और ये अटैक जो था वो कश्मीर में श्रीनगर के अंदर शेर कश्मीर स्टेडियम जो है वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर उस समय मनमोहन सिंह थे, उनकी जब रैली चल रही थी उस दौरान में इस अटैक को कराया गया था। तो ये वो अटैक था जिससे पहला अटैक एक तरह से कराची प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वही मेजर रहमान था जिसने इसकी नींव रखी, उसी ने इस आतंकवादी को ट्रेन किया था। लेकिन ओवरऑल कराची प्रोजेक्ट ने श्रमजीवी एक्सप्रेस के अटैक के बाद में 2005 में इस अटैक के बाद हर अगले 6 महीने एक अटैक भारत में करना शुरू कर दिया। बड़े से बड़े हमले भारत में होते गए। सबसे डेडलीस्ट हमला इसमें से बताया जाता है 11 जुलाई 2006 का, जिसे आप मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। 6 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट लगातार, 6 से 7 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट लगातार मुंबई की लोकल ट्रेन में कराए गए। 209 लोगों की यहाँ पे जान गई थी दोस्तों, 209 लोग यहाँ मारे गए। ये अटैक जो था 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, कराची सेटअप का ही, इसी कराची प्रोजेक्ट का इसको एक एग्जीक्यूशन बताया जाता है। और ये ब्रेन चाइल्ड था ये अटैक मेजर अब्दुल रहमान हाशिम का। अब आप सोचिए कितना खतरनाक, कितना डेंजरस ये व्यक्ति था। आपने कई बार, हमने भी एक एपिसोड किया है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के ऊपर, आपने कई आतंकवादियों के नाम सुने, हैंडलर्स के नाम सुने, मास्टरमाइंड के ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने जो इसमें इन्वॉल्व थी। इंडियन मुजाहिदीन का भी इसमें नाम शामिल था, लेकिन आपने कभी भी मेजर अब्दुल रहमान का नाम सुना नहीं, क्योंकि ये कराची प्रोजेक्ट जो था वो इसी तरह से काम करता था। हमेशा पाकिस्तान के जो टॉप लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे उनके कभी नाम ही नहीं आते थे भारत के इतने बड़े बड़े अटैक्स में। तो ये यहाँ पे एक परफेक्ट इसका एग्जाम्पल है। खैर 2007 और 8 में अब ये वो समय आ चुका था कि अभी तक तो जितने अटैक कराए गए अलग अलग लोगों से, भारत के रिक्रूट किए गए इस तरह के लोगों से भारत में ही अटैक कराने शुरू कर दिए गए थे। लेकिन अब कराची प्रोजेक्ट को एक एग्जीक्यूशन व्हीकल मिल गया था इंडियन मुजाहिदीन के नाम का। 2007 और 8 के बीच में कराची प्रोजेक्ट में इंडियन मुजाहिदीन से, उसकी लीडरशिप से प्रॉपरली उसको एक तो स्ट्रक्चर किया। पहली लीडरशिप में जो फाउंडर होते थे वो रियाज भटकल, इकबाल भटकल, इस तरह के ये दोनों फाउंडर हुआ करते थे इसके इंडियन मुजाहिदीन के। जो टैक्टिकल प्लानर था वो इकबाल भटकल था। आमिर रजा खान, जैसे बाद में जो उस समय से भी शेल्टर लगातार पाकिस्तान दे रहा था, उसे रिक्रूटमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए रखा गया था। उसका जो भाई था जो बाद में मारा भी गया, आसिफ रजा खान, उसे ऑपरेशनल रोल में रखा गया था। और यासीन भटकल जो 2013 में पकड़ा गया है एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन में आईबी के, यासीन भटकल जो था वो एग्जीक्यूशन स्पेशलिस्ट था इस पूरी इंडियन मुजाहिदीन का। यहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन इन लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भारत पे अटैक करने के लिए, क्योंकि एक तो ये सारे के सारे भारतीय नेशनल्स थे, भारतीय नागरिक थे। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यहाँ पे पाकिस्तान अपनी क्लेम कर सकता था। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी तरह से एजुकेटेड थे, टैक्स सेवी थे, वेबसाइट्स बना सकते थे। इंडियन मुजाहिदीन के कई ऐसे लोग थे जो वेबसाइट बनाते थे, ईमेल्स भेजते थे प्रॉपर्ली, जो ईमेल का दौर शुरू हुआ था जो हमने भी आपको वीडियो में बताया था इंडियन मुजाहिदीन की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते थे। मल्टी सिटी अटैक कर सकते थे क्योंकि भारत के बारे में ये सारी जानकारियाँ रखते थे। पाकिस्तान को कहीं से भी कोई ज़्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं पड़ती थी। दूसरी चीज़, इस तरह से इनके सेल के स्ट्रक्चर हुआ करते थे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, कि सेल के जो अलग अलग मेंबर होते थे इन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो जिससे पकड़े जाने का खतरा भी कम हो जाता था। कई लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हो, उनकी जब एक दूसरे से वो जानते ही नहीं है एक दूसरे को, तो उसके बारे में इंटरोगेशन में अगर पकड़े भी गए तो बताएंगे कैसे। इस तरह से इसे बनाया गया था। सोचिए एक बार कि कितना ज़्यादा दिमाग इसमें आईएसआई ने अपना लगाया था, एक जिहादी मानसिकता वाला दिमाग। तो खैर ये यहाँ से इंडियन मुजाहिदीन जब बना तो इसके बाद देखा ये गया 2008 से ही कि इन अटैक्स में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ गई। इस तरह की तेज़ी आई कि 13 मई 2008 को जयपुर में जो बॉम्बिंग्स हुई
9 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट हुए, 67 लोगों की जान गई, 150 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। इंडियन मुजाहिदीन का ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये एक तरह से पहला मेजर ब्लास्ट अटैक कहा जाता है इंडियन मुजाहिदीन का। इसके बाद 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में बॉम्बिंग्स हुई, 21 ब्लास्ट हुए दोस्तों, 80 मिनट के अंदर 21 ब्लास्ट। मिलिट्री लाइक ऑपरेशंस था, पूरा कोऑर्डिनेशन उस तरह से किया गया था। 56 लोग इसमें मारे गए थे, उनकी जान गई थी, 110 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। पैटर्न सेम था भाई, आईडी को कुकर बॉम्ब में या फिर किसी इस तरह के बॉम्ब में जो कि जिस पे किसी का ध्यान ही ना जाए उसमें मैन्युफैक्चर करके रख देना। जयपुर ब्लास्ट में भी जैसा किया गया था वैसे ही अहमदाबाद ब्लास्ट में किया गया और उसके बाद में वो धमाका होता था, मासूमों की बेगनाओं की जान जाती थी, पाकिस्तान का कहीं कोई नाम नहीं आता था। इसके बाद अटैक हुआ 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें मल्टीपल ब्लास्ट हुए, 30 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। लेकिन फिर इन लोगों ने किया 26 नवंबर 2008 26/11 का हमला, मुंबई के 26/11 के अटैक्स, जिसमें आईएसआई ने एक डुअल स्ट्रैटेजी अपनाई थी। बताया ये जाता है रिपोर्ट्स में, कई रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि इस अटैक के अंदर भी ये लोग भारतीय इस तरह के लड़कों को लेकर उसके बाद उन्हें जिहादी बनाकर, आतंकवादी बनाकर यूज़ करने वाले थे। लेकिन बाद में पंजाब प्रोविंस से, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, वहाँ से इन लड़कों को लिया गया, जिसमें कसाब भी एक था। तो यहाँ पे पाकिस्तान की आईएसआई की एक डुअल स्ट्रैटेजी ये भी सामने समझ में आती है कि डायरेक्ट ऑपरेशन भी करा रहे हैं और कराची प्रोजेक्ट के तहत भी भारत में लगातार हमले करा रहे हैं। लेकिन ये वो अटैक था 26/11 का हमला जब पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ा तो यहाँ प्रेशर सरकार के ऊपर भी था। इस तरह के जो कराची प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, आईएसआई के ऊपर जब प्रेशर आया तो उसे थोड़ा सा कम किया गया, रिडक्शन हुआ अटैक्स के अंदर। लेकिन इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसे मेंटेन करके रखा गया कराची प्रोजेक्ट के। उसे सेफ हाउसेज जो थे, नेटवर्क्स जो थे आतंकियों के, हैंडलर्स जो थे, उनको सेव करके रखा गया, कभी भी उनका नाम आगे सामने नहीं आने दिया गया। रिक्रूटमेंट्स जो थे वो लगातार इसी तरह से अभी भी चलते रहे। ये सब चीज़ें चलनी शुरू हो चुकी थी, लगातार अभी भी चल रही थी, लेकिन अब ये डाउनफॉल जो था कराची प्रोजेक्ट का वो शुरू हो गया था। 2 सबसे बड़े कारण बताए जाते हैं इस डाउनफॉल के, जो दोनों ही हुए साल 2009 में, दिसंबर के महीने में। क्या 2 मेजर ब्रेक थ्रू जो थे वो आए थे इसमें। पहला था FBI ने LET के, लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव को, डेविड कोलमैन हेडली जिसका नाम था, उसे पकड़ा था। अब डेविड कोलमैन हेडली आप सभी जानते हैं, 26/11 का जब हमला हुआ, हमने आपको बहुत बार वीडियोस में बताया है किस तरह से उसने प्लानिंग की थी, कैसे आके रेकी की थी पूरे सारे जो टारगेट्स थी उनकी, चाहे वो नरिमन पॉइंट हो, चाहे वो CST स्टेशन हो, ताज होटल हो, सबकी रेकी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी। और 26/11 के हमले के बाद ही लश्कर तैयबा की लीडरशिप ने ये देखते हुए कि हेडली ने बहुत ही अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है, प्लान किया है, स्ट्रेटेजाइज किया है, तो इसी वजह से उसने आगे जाके जो एक डेनिश न्यूज़पेपर था ज़ाइलैंड पोस्टन, उसके ऊपर अटैक करने का प्लान किया था। इसी वजह से वो गया हुआ था बाहर फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे, और बाहर जाके वो पकड़ा गया। FBI ने जब उसको यहाँ पे पकड़ा था, यहाँ पहली बार कराची प्रोजेक्ट का नाम दुनिया के सामने आया था। अब तक कराची प्रोजेक्ट को कोई नहीं जानता था, सिर्फ लिंक्स निकलते थे कि ये कहीं ना कहीं किसी बड़े ISI के जो चीफ हैं, या ये कहिए कि पाकिस्तान मिलिट्री के लोग काम कर रहे हैं, एक पूरा नेक्सस बना के। इस तरह से देखा जाता था खुफिया तंत्र में भी, खुफिया विभागों में भी इसको, कि हर लिंक जो है, चाहे इंडियन मुजाहिदीन का हो, चाहे किसी भी अटैक का हो, वो पाकिस्तान के कराची से जाके क्यों निकलता है। लेकिन कराची प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो ये जो टर्म था पब्लिकली पहली बार रिपोर्ट हुआ फरवरी 2010 में। 2009 में जब पकड़ा गया हेडली, उसके बाद जो उसका इंटेरोगेशन हुआ, हार्ड इंटेरोगेशन FBI ने जब किया, तो हेडली ने पहली बार ये बताया और ये नाम बताया कि कराची प्रोजेक्ट, तब पहली बार लोगों ने इसके बारे में सुना। उसने साफ तौर पर यहाँ पे कई चीज़ों के खुलासे किए। उसने कहा इकबाल भटकल, रियाज भटकल, मुफ्ती सूफियान, रसूल पार्टी, ये सभी लोग जो हैं वो कराची में ISI, लश्कर तैयबा के सेफ प्रोटेक्शन में रहते हैं। कराची प्रोजेक्ट जो है उसको जो सर्विंग या फिर रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो चलाते हैं। नाम उसने साफ तौर पर यहाँ पे बताए थे। उसने कहा कि कराची प्रोजेक्ट से ही 2004 में जो मनमोहन सिंह की रैली थी उस पर अटैक किया गया था। 2006 के मुंबई ब्लास्ट भी यहीं से कराए गए थे। और इसके अलावा भी कई सारी जगहों के टारगेट्स के उनके पास में वीडियोज़ हैं। उसमें उसने ये भी वीडियोज़ बताए थे जिसमें ओशो आश्रम का जिक्र था, पुणे के। ये कहा गया कि यहाँ पे इसको भी टारगेट रखा गया है, साउथ मुंबई के कुछ जगह हैं उनको टारगेट रखा गया है। और यही वो सारे वीडियोज़ हैं जो कि इंडियन मुजाहिदीन के जो लड़के जिनको जिहादी बनाने के लिए लाया जाता है उनको भी दिखाए जाते हैं कि तुम्हें इन जगहों पे जाके अटैक करने हैं। ये पहला ब्रेक थ्रू था, कराची प्रोजेक्ट का डाउनफॉल यहाँ से शुरू हुआ। दूसरा ब्रेक थ्रू आया सेम इसी समय पर, जब RNW ने, भारत की खुफिया एजेंसी, शानदार खुफिया एजेंसी, रिसर्च एनालिसिस विंग ने बांग्लादेश में एक ऑपरेशन किया।
बांग्लादेश में एक हुजी का, हरकतुल जिहाद इस्लामी का एक सेकंड इन कमांड था जिसका नाम था अब्दुल ख्वाजा। उसे पकड़ा जाता है, एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया, अब्दुल ख्वाजा को पकड़ा जाता है और जब उसे इंटरोगेट किया जाता है एक सेफ प्लेस पर, तो वहाँ से उसने भी कराची के इस कैंप के, इस कराची प्रोजेक्ट के खुफिया डिटेल्स देने शुरू कर दिए। सेम चीज़ हेडली के इंटरोगेशन में, सेम चीज़ अब्दुल ख्वाजा के इंटरोगेशन में जब निकलनी सामने आनी शुरू हुई तो उसमें कन्फर्म हुआ, उसने भी ये बताया कि जो कन्फर्म्ड रिटायर्ड ऑफिसर हैं पाकिस्तान के, नाम के साथ में उसने बताए थे, वो वीडियोस दिखाते हैं। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का जो चीफ है, वन ऑफ द चीफ, आमिर रज़ा खान, वो भी पाकिस्तान में रहता है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है जब वो वीडियोस दिखाए जाते हैं। और इसने कुछ और अलग टारगेट्स बताए। उसने कहा कि हम लोगों को कई और टारगेट दिखाए गए थे, जिसमें दिल्ली में RNW का जो हेडक्वार्टर है वो टारगेट बताया गया था। पुणे में जर्मन बेकरी को उसने उस समय पर बताया था कि ये टारगेट में आता है। ओशो आश्रम आता है। नागपुर कोलकाता में जो RSS ऑफिस हैं वो टारगेट में आते हैं। ये सब चीज़ें हमको बताई गई हैं। हैदराबाद, चेन्नई की रिफाइनरीज और आंध्र प्रदेश और गुजरात के पुलिस के हेडक्वार्टर्स, इन सब के बारे में उसने यहाँ पे ये सारी जानकारी दी थी। लोकेशंस, अटैक्स, कहाँ कैंप हैं इनके, सारी बातें अब पता चल चुकी थी, ना सिर्फ खुफिया एजेंसीज़ को बल्कि पूरी दुनिया भर को, कि किस तरह से पाकिस्तान एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा था जिसमें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी क्लेम करता था, अटैक कराता था भारतीय नागरिकों से, भारतीय उन आतंकवादियों से, उस तरह के आतंकवादियों से जिनको वो ट्रेन करता था, ब्रेन वॉश करता था। लेकिन असल में जो अटैक थे वो कराए जा रहे थे किसके द्वारा? ISI, लश्कर तैयबा और हुजी के द्वारा। तो खैर यहाँ से कराची प्रोजेक्ट का जो अंत था वो शुरू होने लगा था। ये कहें कि उसके ऑपरेशंस बहुत कम हो चुके थे। लेकिन एक और झटका सिक्योरिटी एजेंसीज को लगा 2010 में, जब 13 फरवरी 2010 को पुणे जर्मन बेकरी में ब्लास्ट होता है। एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें 14 लोगों की जान गई थी, 60 से ज़्यादा लोग सीवियरली इंजर्ड हुए थे। ID को कैफ़े के बाहर रखा गया था और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये जो अटैक था ये हेडली के अरेस्ट के बाद अगले ही साल, आप एक तरह से देखें तो ये सबसे बड़ा अटैक था इनफैक्ट। और इसको इस तरह से देखा गया था कि पता चला कि हेडली ने ही पुणे जर्मन बेकरी की भी रैकी की थी। जब वो मुंबई की इन टारगेट्स की रैकी करता 26/11 अटैक के लिए, तब उसने पुणे के जो जर्मन बेकरी थी, चबाड़ हाउस के पास ही वो रहता था वहाँ पे, और उसने इस पूरे इलाके की रैकी की थी। और उन्हीं वीडियोज़ के थ्रू ये IM ऑपरेटिव्स से, जो IM के मिलिटेंट हुआ करते इंडियन मुजाहिदीन के, उनसे ये पुणे जर्मन बेकरी का अटैक पाकिस्तान की ISI ने कराया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हुई। लेकिन इसके बाद 2010 के बाद में, इस पुणे जर्मन बेकरी के अटैक के बाद में ये देखा गया, क्योंकि देखिए हेडली पकड़ा गया, बाद में तहव्वुर राणा को भी अरेस्ट किया गया जो एक और लश्कर तैयबा का बहुत ही खूंखार आतंकवादी था। बाकी और लोग भी टूटने लगे, ख़त्म होने लगे। तो ये जो अटैक्स थे इनमें रिडक्शन आया। रीज़न ये भी थे कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली US की तरफ से बढ़ रहा था। टेरर फंडिंग के ऊपर अब जो स्पॉटलाइट थी वो एक तरह से आ चुकी थी। रिक्रूटमेंट नेटवर्क जो थे वो ब्रेक डाउन होने लगे थे, और खासकर भारत ने अपनी काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ जो थी उनको अब और सुधारना शुरू कर दिया था। NIA बन चुकी थी 2008 26/11 हमले के बाद। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया पाकिस्तान के इस कराची प्रोजेक्ट में। और फिर 2011 में तो हमने ये देखा 2 मई को कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में पाकिस्तान में जब मारा गया, तो इसके बाद और बड़ा एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा। उसके बाद जो इलियास कश्मीरी अलकायदा का नंबर 2 बना, तो 2011 में ही उसको भी 3 जून को, एक महीने के बाद ही इनफैक्ट, गोवा का जो रीजन है गोवखरी विलेज वजीरिस्तान में, तो यहाँ पे उसको भी ड्रोन स्ट्राइक में US ने मार दिया। तो ये सब लोग जब ख़त्म हुए, जिन लोगों का एक ब्रेन चाइल्ड ये इस तरह के प्रोजेक्ट हुआ करते थे, तो इसके बाद ही इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और फाइनली US ने भी ये एडमिट किया प्रॉपरली कि पाकिस्तान किस तरह से उसकी स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म बन चुकी है। एडमिरल डेनिस ब्लेयर ने, US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं जो, उन्होंने उस समय पर अपने US सेनेट में कमेटी में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यूजेज मिलिटेंट ग्रुप्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक आर्सनल टू काउंटर इंडियाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस। ये कहते ही वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान को एक ऐसे देश का टैग भी मिल चुका था कि जो टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाकर बैठा है, आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और लगातार भारत के ऊपर आतंकवादी हमले कराता हुआ आया है। खास इस समय अगर आज हम ये देखें, रिसेंट टाइम में एक और बहुत बड़ा अटैक हुआ है कई सालों के बाद में, 2025 में वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है वो, जिसका खुलासा यहाँ पे हुआ 2025 में, जो अभी दिल्ली में रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ। इसमें डॉक्टर्स का यूज़ किया गया, इस तरह के डॉक्टर्स जिनको रेडिकलाइज किया गया था, और ये भी भारतीय नेशनल्स थे,
तो एक बार फिर से सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने जब ये रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है तो अब एक सवाल है सामने, और इस पर बिल्कुल तहकीकात करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या अभी भी कराची प्रोजेक्ट जो है वो जीवित है, एक्टिव है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज द कराची प्रोजेक्ट, इसके बारे में वीडियो आपके लिए डिटेल में बताना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा और देखा तो समझ में यही आया कि कितने भी अटैक्स हैं, हम हर अटैक को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन अगर लिंक्स कनेक्ट करते जाएं एक के बाद एक तो उस आतंकवादी, उसके हैंडलर, उसके मास्टरमाइंड, उसके स्ट्रैटेजिस्ट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ और उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के ऊपर वो किससे कनेक्टेड है, एक प्रोजेक्ट से, और वही प्रोजेक्ट है द कराची प्रोजेक्ट। इसके बारे में आज आपको बताया। उम्मीद आपको ये पूरा डिटेल एपिसोड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इससे कई चीज़ें, नई जानकारियाँ मिली होंगी। अगर मिली हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।